हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हैं अपन एक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के साथ में। दोस्तों बता दें कि ये पेपर जो है मध्य प्रदेश सरकार में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए लिया जाता है और ये ऑनलाइन ट्रेड के लिए ऑनलाइन के लिए या ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसके लिए जो है ये पेपर लिया गया था। तो इसके अपन क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये पेपर जो है मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसके अंदर आंसर की साथ में दे रखी है और अपन उन्हीं आंसर के बारे में विस्तृत विवरण और चर्चा करेंगे कि वो आंसर किस प्रकार से दिया गया है या फिर वही आंसर उसका क्यों हुआ था। तो ये इसी बातों को अपन जानेंगे और चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में अपन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, केबिल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होने पर विद्युत धारा क्या होती है, घट जाती है। बिल्कुल सही है, इसकी विद्युत धारा जो है वो घट जाती है। क्वेश्चन अपना ये है कि कोई विद्युत धारावाही चालक है, यदि इसके आसपास के वातावरण का टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो उसमें विद्युत धारा वहन क्षमता जो है वो घट जाती है, यानी धारा बहने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। दोस्तों बता दें कि ये पेपर जो है मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आंसर के साथ में दे रखी है। तो जिन राज्यों में अभी ऑनलाइन आईटीआई के ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू नहीं हुई है, वहाँ पे या होने वाली है, वहाँ पे जो है ये पेपर जो है आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर देख सकते हैं या अपनी प्रैक्टिस को महत्वपूर्ण या मजबूत कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी धारा की इकाई क्या है। तो धारा की इकाई जो है वो एम्पियर होती है, बिल्कुल अपना आंसर सही होता है। तो इसका आंसर जो है वो दूसरा बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे बता दें कि ओम जो है ये रेजिस्टेंस की इकाई होती है, जूल जो है ये अपने वर्क की यानी कार्य की इकाई होती है, और वोल्ट जो है ये ईएमएफ की इकाई होती है। तो इसी प्रकार से अपन आगे के क्वेश्चनों पे भी चलते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग होने वाले डायोड है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, जिनर डायोड जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिनर डायोड का यदि आपको सिंबल पूछा जा सकता है तो सिंबल जो है जिनर डायोड का इस प्रकार से होता है, बिल्कुल जेड की आकृति इसके अंदर बनी हुई होती है, इस प्रकार से ये जिनर डायोड का सिंबल होता है। टनल डायोड जो है, टनल डायोड के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टनल डायोड का सिंबल जो है इस प्रकार से होता है। मैं बनाना चाहूँगा आप पे, टनल डायोड जो है इस प्रकार से, ये टनल डायोड का सिंबल है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, और फोर्थ नंबर अपना क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत नॉर्मल व्यक्ति जो पढ़ाई करते हैं वो इसको कर सकते हैं आसानी से। चौथा क्वेश्चन है अपना, कार्बन प्रतिरोध बने होते हैं। कार्बन प्रतिरोध किसके बने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल इसमें सही बता रखा है, कार्बन कंपोजिशन और कार्बन फिल्म प्रकार के ये दो प्रतिरोधक होते हैं, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बैटरी से रिलेटेड है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन अपना सही रहेगा। पूर्ण चार्ज के लिए पूछा गया है, इसलिए 1250 से 1280 के मध्य इसका आपेक्षिक घनत्व होता है। ये कई बार जो है पॉइंट के रूप में पूछा जाता है। तो ये जो है 1.25 से 1.28 भी अपना राइट आंसर हो सकता है। यदि ये ऑप्शन में मिले तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही माना जाएगा। पूर्ण चार्ज के लिए अलग होता है, हाफ चार्ज के लिए अलग होता है, और डिस्चार्ज के लिए अलग होता है अपेक्षिक घनत्व। तो वो भी आप याद रख सकते हैं, 3 प्रारूप होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता वाले पदार्थ कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता वाले पदार्थ जो है वो चालक कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थ की चालक, अचालक और अर्धचालक की स्थिति पता चलती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चालक पदार्थ की
अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चालक पदार्थों के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही यदि अचालक के लिए पूछा जाए तो अचालक की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अर्धचालक के लिए पूछा जाए तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चनों को अपन हल करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि कौन सा उपकरण जो है वो तापीय सिद्धांत यानी ऊष्मीय सिद्धांत हीटिंग इफेक्ट पर प्रभावित या हीटिंग इफेक्ट से प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसा अपना ऑप्शन जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। सेल के अंदर कोई ऊष्मीय प्रभाव नहीं होता है। गीजर के अंदर ऊष्मीय प्रभाव के कारण गीजर कार्य करता है, हीटर ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर क्वेश्चन है, जेनर डायोड को सदैव खालिस्तान अवस्था में संयोजित किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये है कि जेनर डायोड को किसी परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। मैं आपको बता दूं, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस डायोड को कनेक्ट करने की दो स्थितियां होती है। रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस के लिए बताऊं मैं आपको, जैसे यहाँ पे ये कोई डायोड होता है, डायोड का ये हिस्सा जो है पॉजिटिव हिस्सा कहलाता है, ये नेगेटिव हिस्सा कहलाता है। और इसको जो है पॉजिटिव सिरे को जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उस स्थिति को तो फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। और जब डायोड के पॉजिटिव हिस्से को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इस स्थिति को रिवर्स बाइस कहते हैं। तो इसका आंसर जो है अपना वो होगा रिवर्स बाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लकड़ी के स्क्रू का पिच है। देखो ये स्क्रू कोई से भी प्रकार का हो, आपको पिच के लिए यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं यहाँ पे स्क्रू का जो है आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि स्क्रू जो है ये अपना स्क्रू होता है। स्क्रू के ऊपर ये चूड़ियाँ कटी हुई होती है इस प्रकार से। तो ये अपन से पूछा है कि स्क्रू का पिच क्या होता है। तो दो चूड़ियों के मध्य की जो बीच का जो अंतराल होता है, जो दूरी होती है, उसे जो है स्क्रू का पिच कहते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी के लिए पूछा गया है, चाहे कोई सा भी टाइप का स्क्रू हो, दो समीपवर्ती थ्रेड बोलते हैं चूड़ियों के बीच की दूरी को जो है अपन कहते हैं पिच। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। तार की विद्युत धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो धारा क्षमता जो है वो किस पर निर्भर करती है। देखो प्रतिरोध के नियम के अनुसार होता है रो बराबर आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये प्रतिरोध के नियम के अनुसार सूत्र है अपना। तो धारा क्षमता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार देखो अपना तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल ऑप्शन अपना 1 नंबर सही हो सकता था, और विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन जो है दोनों को कमेंट करके बताया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों पर। तो इसलिए अपना राइट आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होता है। अचालक पदार्थों का कौन सा गुण नहीं है इन दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो देखो ऊष्मा को विकिरण करने योग्य होनी चाहिए, तो ये तो अचालकों का गुण होता है। उच्च प्रतिरोध, बिल्कुल अचालकों में ये उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ये अचालकों का गुण है। सुदृढ़ यानी मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल सही है। निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये नहीं होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक जो है वो होता है किलो वोल्ट प्रति mm होता है। तो ये अचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो निम्न नहीं होनी चाहिए। अचालक पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उच्च होनी चाहिए। इसलिए अपना राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रीशियन जो है किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हल्के कार्य वाले पेचकस। इनको जो है अपन कनेक्टर भी बोलते हैं। कनेक्टर जो है इनको बोला जाता है। छोटे प्रकार के ये पेचकस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को प्रदर्शित करता है? ओम का नियम होता है अपना V बराबर आई इंटू आर। तो इसके अनुसार अपन देखेंगे, देखो V बराबर आई इंटू आर होता है, लेकिन यहाँ पे I बटा आर लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन अपना दिया गया है V बराबर आई इंटू आर, इसलिए अपना राइट आंसर जो है ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत संबंधी कार्यों में से कौन सी छेनी प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए भ्रमर छेनी प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही है। भ्रमर छेनी जो है वो विद्युतिक संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखा जाए तो मीटर में मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लग्स का प्रकार नहीं है? लग्स जो है अपन केबल को टर्मिनेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, केबल के सिरों पर लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर 2, यानी आयताकार प्रकार के कोई भी लग नहीं होते हैं। त्रिभुजाकार प्रकार के लग प्रयोग किए जाते हैं, स्पेड होते हैं, छल्लाकार प्रकार के लग प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आयताकार प्रकार के लग जो है ये प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही माना जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? देखो सेल के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्राइमरी सेल जो है ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल जो है वो रिचार्जेबल होते हैं। तो डेनियल सेल जो है ये प्राइमरी सेल का प्रकार है, लेक्लांसी सेल प्राइमरी सेल का प्रकार है, लेड एसिड सेल जो है ये अपने द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा। शुष्क सेल जो है ये भी प्राइमरी सेल का ही प्रकार है। राइट आंसर अपना जो है होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिवर्तित मान के वाले कैपेसिटर जो है वो अपने वेक्टर डायोड कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वेक्टर डायोड जो है ये परिवर्तित कैपेसिटर कहलाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ चलती है, धारा वोल्टेज से आगे चलती है, इनमें से कोई नहीं है, या फिर धारा वोल्टेज से पीछे चलती है। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। यानी अपने एसी के परिपथ जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। अच्छा, एक और परिपथ होता है रजिस्टिव। कुल मिला के 3 प्रकार के परिपथ होते हैं, जिनको आर, एल और सी बोलते हैं अपन। रजिस्टिव परिपथ, इंडक्टिव परिपथ और कैपेसिटिव परिपथ। कैपेसिटिव परिपथ का के अंदर धारा जो है ये वोल्टेज से आगे रहती है, और इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से पीछे रहती है, और रजिस्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज बराबर होते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर 2, धारा वोल्टेज से आगे चलती है, क्योंकि कैपेसिटिव परिपथ के लिए पूछा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक संधारित्र दिष्ट धारा के लिए कैसा अवरोध प्रस्तुत करेगा? यदि कैपेसिटर को डीसी सप्लाई में जोड़ दिया जाए तो वह कोई भी रिएक्टेंस उत्पन्न नहीं करेगा, यानी अनंत अवरोध उत्पन्न करेगा, रिएक्टेंस उत्पन्न करेगा, लेकिन वो रिएक्टेंस जो है अनंत होगा। यानी डीसी पर कैपेसिटर अनंत अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर, कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ की श्रेणी में है या श्रेणी का उदाहरण है? तो कांच जो है ये अपना डायमैग्नेटिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, फेरा, पेरा
और डाया। तो ये अपन याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पृथ्वी का विद्युतिक विभव माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य माना जाता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 23 नंबर है, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर का मान जो है वो होता है 1.11। ये जो है अपने साइन वेव के लिए पूछा गया है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना जाएगा। जिनर डायोड का मुख्य कार्य होता है। तो जिनर डायोड का मुख्य कार्य आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बिल्कुल तीसरा ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन अपन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है अपना, टनल डायोड किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो ये अलग क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अंदर ये 3 पदार्थों के नाम दिए गए हैं जो टनल डायोड के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गैलियम मेटलाइड, गैलियम गैलियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम। ये जो है तीनों टनल डायोड के प्रयोग के लिए बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्यतः कितने कोर वाले होते हैं। तो मुख्यतः केबल जो है वो ज़्यादातर अपने 3 कोर के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल तीसरा सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 27 नंबर, सिलिकॉन एक पदार्थ है। तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक पदार्थ है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में कलाओं की संख्या क्या होती है। कला जो है वो फेज को बोलते हैं, यानी फेज की संख्या कितनी होती है इंडस्ट्रियल वैद्युतिक वायरिंग में। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 फेज की सप्लाई वहाँ पे प्रदान की जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 500 वोल्टेज के अधिक वोल्टेज पर टेस्टर को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अचालक पदार्थ है। इसका क्वेश्चन पे कुछ डाउट जरूर है। इसमें शुष्क हवा राइट आंसर माना जाना चाहिए, क्योंकि शुष्क हवा जो है ये अपनी सबसे अच्छा अचालक के रूप में माना जाता है। लेकिन वेल्कनाइज रबर इसका आंसर दिया गया है, तो शायद इस क्वेश्चन को जो है राइज कर दिया गया था, इरेज कर दिया गया था और इसके बोनस अंक दिए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर के लिए पूछा गया है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श एमीटर के लिए पूछा जाता तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, यानी शून्य प्रतिरोध होता है आदर्श एमीटर का। यदि ये क्वेश्चन ऐसे आता कि एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत अधिक इसका राइट आंसर हो जाता। यदि यही क्वेश्चन एमीटर के लिए आ जाता कि एक एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम, ये ऑप्शन भी वहाँ पे सही माने जाते। तो ये आप थोड़ा ध्यान से इनको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म नहीं, यहाँ पे कार्यशाला होना चाहिए। कार्यशाला में प्रयुक्त बस बार होती है। बस बार जो है ये किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन है। तार होता है, केबल होता है या चालक होता है। तो ये एक चालक ही होता है और ये जो है अपने एक पत्ती के आकार में होते हैं। और किसके बनाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से ये जो है कॉपर के बनाए जाते हैं। कॉपर के अलावा ये जो है एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मुख्य रूप से वर्तमान में एल्यूमिनियम के ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है। तो रिएक्टेंस किसी भी प्रकार का हो उसका मात्रक हमेशा ओम ही रहेगा, तो इसका रिएक्टेंस का मात्रक जो है ओम रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अक्स सी से दर्शाते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को अक्स एल से दर्शाते हैं और दोनों का मात्रक जो है ओम होता है, याद रखना है। आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एसी धारा की आवृत्ति पर प्रेषित की जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबक की आधारित युक्ति कौन सी है इनमें से। तो चुंबकीय रिले विद्युत चुंबक की आधारित है। चुंबकीय वलय यानी चुंबकीय कॉइल जो है ये भी विद्युत चुंबक की होती है। बजर विद्युत चुंबक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी सभी ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है ये बताना है। तो नाइक्रोम जो है अपने निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम का निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? तो अधिक से अधिक लीकेज धारा जो है वो अर्थ हो सके इसलिए उसको मोटा बनाया जाता है। अधिक सरण धारा वहन कर सके इसलिए अर्थिंग पिन को मोटा किया जाता है या बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है? यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन से उपकरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाना संभव हो सकता है। तो जनित्र के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बैटरी के द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी के द्वारा विद्युत वाहक बल संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है? तो हथौड़े का साइज वजन के आधार पर मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वजन के आधार पर हथौड़े का साइज डिसाइड किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो समांतर में जब जोड़ते हैं सेलों को तो धारा समता बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर में जोड़ते हैं, और वोल्टेज समता यानी विद्युत वाहक बल समता बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, और दोनों बढ़ाने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। धारा समता बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वो वेबर होती है। बिल्कुल राइट आंसर इसका सही है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वो वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, तो एमीटर को परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, समांतर में जो है वो वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रेणी क्रम के अंदर एमीटर को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता प्रभावित नहीं होती है। धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है? यानी कैपेसिटेंस जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो कैपेसिटेंस जो है वो आवर्ती से प्रभावित नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है धारिता से। प्लेट के क्षेत्रफल के ये समानुपाती होती है, परावैद्युतिक सामर्थ्य के ये समानुपाती होती है, इनकी दूरी के ये विलोमानुपाती होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, ड्रिल बिट निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? तो ड्रिल बिट एक मजबूत पदार्थ का होना चाहिए, तो हाई स्पीड स्टील जो है ये ड्रिल बिट के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग करते हैं। तनुगंधक का अम्ल इसको बोलते हैं, रासायनिक सूत्र इसका H2SO4 होता है। तो तनुगंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल इसके लिए प्रयोग करते हैं लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो चुंबकशीलता इनकी जो है वो 1 से अधिक होती है, 1 से बहुत अधिक जो है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से कुछ अधिक होती है, और डायमैग्नेटिक पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से कम होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से चुंबकीय पदार्थ बताने हैं। तो चुंबकीय पदार्थ जो है ये अपने निकल जो है ये चुंबकीय पदार्थ है। वैसे ये चांदी, कांच और लकड़ी ये जो है अपने डायमैग्नेटिक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है? तो चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती है। चुंबकशीलता परमेबिलिटी जो है ये मात्रकहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिघात जो है अपन रिएक्टेंस को बोलते हैं, और रिएक्टेंस के विलोमानुपाती ससेप्टेंस को माना जाता है, और चालकता के विलोमानुपाती जो है ये प्रतिरोध को माना जाता है। प्रतिबाधा के विलोमानुपाती अपन एडमिटेंस को मानते हैं, एडमिटेंस का प्रतीक Y है, चालकता का प्रतीक G है, और ससेप्टेंस का प्रतीक B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूट्रॉन
पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यदि यही क्वेश्चन प्रोटॉन के लिए पूछ लिया जाता तो प्रोटॉन पे जो है धनावेश होता है, धनात्मक आवेश माना जाता। और यदि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लिया जाता तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता। ऋणात्मक आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। तो ये थे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।